हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरी बेस्ड मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है टू माई 19 ईयर्स ओल्ड। ये फिल्म साल 2017 में रिलीज़ हुई थी एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 विच इज़ प्रेटी गुड। गाइस, इस वीडियो पे मैंने 8000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो प्लीज़ इसे पूरा करवा देना। साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। तो ये फिल्म की शुरुआत होती है एक बंदे को दिखाते हुए जिसका नाम है शाओ, और ये एक ट्रैवलर एंड फोटोग्राफर था जो पूरी दुनिया घूम रहा था, लेकिन खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए जिसे वो चाहता था। एंड एक दिन यूं ही एक गांव में उसे एक बॉक्स दिखता है एंड उस बॉक्स को पता नहीं क्यों पर वो खरीद लेता है। एंड वही पास में हम लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति को देखते हैं जो एक क्लियर इंडिकेशन था कि इस बॉक्स में कुछ तो खास है। एंड अब इस बॉक्स को खरीदने के बाद शाओ कहता है, यांग तुम कैसी हो? यहाँ तो बर्फ पड़ रही है एंड अब इतने महीनों से घूमते घूमते मुझे होम सीक फील हो रहा है, लेकिन फाइनली मैं पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम भी पूरी दुनिया घूमना चाहती हो और अलग अलग संस्कृति की विरासतों की कहानियाँ सुनना भी, तो तुम्हारे सपने को मैं जी रहा हूँ। वैसे मेरा 99th लेटर है जो मैंने तुम्हें लिखा एंड सच कहूँ तो तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा सा लग रहा है। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ एंड सोचता हूँ जब अगली बार हम मिलेंगे तो वो पल कैसा होगा, शायद बहुत खास। और फिर अपने लेटर जिसमें उसने सारी बातें लिखी थी उसे भी वो उसी बॉक्स पर डाल देता है। एंड फिर दूसरी तरफ हम उसी लड़की को देखते हैं जिसके बारे में शाओ लिख रहा था, यांग। एंड यांग को देखकर हमें पता चलता है ज़रूर उसे किसी बात का गिल्ट था। एंड सुबह सुबह न्यूज़ सुनने के बाद वो काम के लिए जा रही थी कि रास्ते में उसे अपनी दोस्त से पता चलता है कि शाओ मारा गया। जी हाँ गाइस, वो ट्रैवल करते वक्त एक पहाड़ से गिरकर मर चुका था। एंड ये बात सुन यांग का दिल बुरी तरह से टूट जाता है। एंड फिर शाओ की मदर फ्यूनरल के वक्त उसे वही बॉक्स देती है जिसमें पिछले 10 साल से उसने जितने यांग के नाम लेटर लिखे थे वो सारे थे। एंड यांग अब उस खत की आखिरी कुछ लाइन्स को पढ़ती ही है जहाँ लिखा था, पता है मैंने आज तक दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ों को पार किया है और सबसे गहरे रेगिस्तान को भी, लेकिन जब 15 घंटे की ट्रेन के बाद मैं तुम्हारे ऑफिस के पास आया था वहाँ मुझे पता चला तुम्हारा तो एक बॉयफ्रेंड बन चुका है। अच्छा ही है, अब कोई तो है तुम्हारी परवाह करने वाला। वैसे याद है जब तुम 19 साल की थी तब तुमने कहा था कि तुम एक दिन दुनिया के दूसरे कोने तक आओगी। मैंने तो कई साल तुम्हारा इंतज़ार किया लेकिन तुम आई ही नहीं। स्टिल आई मिस यू लॉट, यांग। एंड गाइस, तभी हमें शाओ की लाश को दिखाया जाता है एंड ये सब कुछ याद करते हुए यांग बहुत रो रही थी। और फिर घर वापस आकर वो भी एक खत लिखती ही है शाओ के नाम, जब वो उसे अपने दिल की सारी बातें कहती है कि काश 10 साल पहले वो भी शाओ जितनी ब्रेव होती और अपने प्यार को समझ लिया होता, क्योंकि आज तक उसे इस बात का पछतावा था। एंड लेटर पे कुछ मिनट बाद का समय लिख वो उसे उस बॉक्स में रख पागलों की तरह रो रही थी और उसके आंसू की एक बूंद उस बॉक्स के मैजिक को ट्रिगर कर देती है। एंड अगले ही पल वो देख पा रही थी कि वो लेटर बॉक्स के अंदर नहीं होता और इसीलिए वो उस लेटर को आसपास ढूंढ रही थी कि तभी उसे वो खत बेड पे मिलता है। एंड गाइस, यहाँ हम समझ पा रहे थे कि उस बॉक्स पे डाले हुए लेटर पे कि अगर हम डेट एंड टाइम वो लिख देंगे जब हम इसे भेजना चाहते हैं तो वो खुद ब खुद ये लेटर वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया था कि डेट एंड टाइम के साथ साथ हमें उस जगह पर खुद भी मौजूद होना होगा जहाँ हम इस लेटर को पहुँचाना चाहते हैं। जैसे इस केस में तो ये घर ही था। एंड तभी इस बॉक्स को देख यांग को आइडिया आता है पास्ट चेंज करने का ताकि फ्यूचर भी चेंज हो सके एंड शायद वो शाओ को मरने से बचा ले या फिर एटलीस्ट वो दोनों कुछ पल साथ रह सकें। एंड फिर हम उसे भागते हुए देखते हैं एंड दूसरी तरफ हमें 10 साल पहले की यांग को दिखाया जाता है जो अपने 4 दोस्तों के साथ कॉलेज डॉर्मेट्री में रहती थी, जिनमें से उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम था शान, जो पूरे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। एंड वहाँ पर वो सभी को बता रही थी कि उसके बॉयफ्रेंड की बात जल्दी सबको पता चल जाएगी। वहीं फिर गर्ल्स डॉर्मेट्री की वार्डन बताती ही है कि पाइपलाइन खराब होने की वजह से कुछ नए लड़के यहाँ उनकी हेल्प लिए आ रहे हैं, जिनमें से एक था शाओ, कॉलेज का सबसे स्मार्ट बंदा, और उसे देखते ही सभी लड़कियां एकदम पागल सी हो जाती ही है। लेकिन वह यांग वोल्टा उसे एक बॉल से मारती ही है
क्योंकि वो सबको डिस्टर्ब कर रहा था। पर उसकी तरफ से उसकी बेस्ट फ्रेंड शान माफ़ी मांगती है ताकि वो शाओ को इम्प्रेस कर सके। वहीं फिर शाम को जब सभी लड़कियां शावर ले रही थी, उसी वक्त शाओ और उसके दोस्त खिड़की से उन्हें देख रहे थे और उनकी बारी बारी से देखने की बात थी। लेकिन उसी वक्त भाई यांग आ जाती है, जिसे देख बाकी तीनों तो भाग जाते हैं, पर शाओ पकड़ा जाता है। लेकिन वहाँ भी शाओ देखे जा रहा था तो वो उससे बदला लेने जोर से हिट करती है। एंड यहाँ से इनकी मज़ेदार कहानी की शुरुआत हुई थी। जब अगले दिन टेरेस पे यांग कपड़े सुखा रही थी एंड में शाओ ऊपर गिटार बजा रहा था और उसे देख वो कहता है, आज से तुम्हारा नाम मीट बॉल्स, क्योंकि वो चबी सी थी। एंड वहीं फिर बायो प्रैक्टिकल क्लासेस के वक्त शाओ जब अपने और यांग के दोस्तों के साथ घूमने जा रहा था तो वो टीचर से परमिशन लेकर यांग को भी ले चलता है। जब यांग बाहर में इतने ड्रिंक्स पी लेती है कि वो बिल्कुल नशेड़ियों जैसे हरकतें कर रही थी, तो शाओ को उसे कैरी करना पड़ता है। लेकिन फिर बाद में वो दोनों ही वॉमिट करते हैं क्योंकि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा पी रखी थी। फिर घर जाते वक्त वो दोनों थोड़ी मस्ती भी करते हैं। एंड अब अगली सुबह दोबारा कपड़े सुखाते वक्त यांग से मिलने शाओ आता है। जब यांग उससे कहती है, अब मुझे पता चल चुका है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड शैन के बॉयफ्रेंड हो, जिससे वो कहता है, बिल्कुल नहीं, किसने कहा ऐसा। लेकिन वो नहीं मानती क्योंकि शैन बहुत ही ब्यूटीफुल थी, तो क्यों कोई लड़का उसे छोड़कर यांग को पसंद करेगा। पर शाओ कहता है, अच्छा ये सब छोड़ो, तुम क्या पढ़ रही हो। वो कहती है, हिस्ट्री, एंड इसमें हम लोगों के पास्ट को पढ़ सकते हैं। वैसे तुम क्या पढ़ रहे हो। शाओ बताता है, फोटोग्राफी, एंड इसमें हम हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं फ़ोटोज़ खींच कर। फिर शाओ यांग की कई सारी तस्वीरें लेता है, बदले में यांग भी उसकी, और दोनों मज़े कर रहे थे। वही दूसरी तरफ प्रेजेंट में यांग एक कैफेटेरिया आ जाती है जहाँ सालों पहले यांग और शाओ मिले थे। एंड वह डिस्काउंट के बदले उन्होंने एक दूसरे को कपल बता दिया था। लेकिन वही दूसरे उन दोनों को साथ देख उसकी बेस्ट फ्रेंड शैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दरअसल शाओ उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता, सिर्फ वो उसे पसंद करती थी, वन साइडेड लव। लेकिन उसका मानना था शाओ भी उसे ही पसंद करता है बिना शाओ की मर्जी जाने। वही प्रेजेंट में लेटर बॉक्स की मदद से पास्ट में नहीं जाता तो यांग स्कूल आ जाती ही है, जो एक बेटर प्लेस था लेटर पास्ट में भेजने का। एंड वहाँ वो उस खत को अतीत वाली यांग के पास भेजती है, जो स्कूल लैब में देर रात गए बंद थी। एंड वहाँ उस लेटर को पास्ट वाली यांग पढ़ती है, जिसमें लिखा था, आज तुम लैब में बंद हो जाओगी और तुम्हें बचाने शाओ आएगा। एंड वहाँ वो तुम्हें किस करने की कोशिश करेगा, तो तुम भी इसके साथ फ्लर्ट करना रुकना मत। साथ ही लैब में जो मम्मी है उसे गिराना मत। एंड मैं तुम्हारी फ्यूचर 29 ईयर्स वाली यांग हूँ। लेकिन पास्ट वाली यांग को इस बात का विश्वास नहीं होता और वो उल्टा वो सब कुछ करती ही है जिसके लिए उसे मना किया गया था, यानी मम्मी को गलती से गिराकर वो अनकॉन्शियस हो चुकी थी। वही दूसरी तरफ शाओ यांग को ढूंढने जा रहा था, तभी उसे रोकने यांग की बेस्ट फ्रेंड शैन आ जाती है, क्योंकि वो शाओ को पसंद करती थी। अब वो नहीं चाहती कि शाओ किसी और के साथ जाए। लेकिन शाओ से पीछा छुड़ा डायरेक्ट लैब पहुंच यांग से मिलता है और वहाँ वो अनकॉन्शियस थी। एंड उसके क्यूटनेस को देख उसे किस करने जा रहा था, लेकिन तभी यांग की आंखें खुलती ही है और उसने गलती से ही सही पर उसे जोर से मारा था। वो दोनों किसी तरह विंडो से बाहर आते हैं। जहाँ देर रात गए उन्हें वहाँ देख गार्ड उनके पीछे भागता है, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाता और वो दोनों साथ वहाँ से निकल चुके थे। दूसरी तरफ प्रेजेंट में यांग रात में वहीं सो गई थी, लेकिन नींद खुलते ही सुबह सुबह कॉलेज को देख उसे एक अलग सी खुशी होती ही है, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग, क्योंकि कई सालों बाद वो आज अपने कॉलेज आई थी। फिर वहाँ से वो अपने घर आ जाती ही है, जहाँ उसे एक डायरी मिली थी एंड उसमें कुछ चीज़ें लिखी होती है उसके पास से रिलेटेड, जिसके बाद वो एक दूसरा लेटर लिखती है। एंड तभी हम दोबारा से पास्ट वाली यांग को देखते हैं, जहाँ उसके कॉलेज में अगले दिन लैब टीचर को जैसे ही कल रात वाली बात का पता चला था तो वो शॉप पे नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि उन्हें कैमरा से उसका फेस दिख गया। एंड उन्हें अब उस लड़की का नाम जाना था जो कल रात उसके साथ थी, उसकी गर्लफ्रेंड। एंड रियलिटी में तो उसके साथ यांग थी, जो वहाँ आ जाती है और उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड जो शाओ की गर्लफ्रेंड बनने का दिखावा करी थी, शैन भी। और वहाँ पहुँच वो खुद को कसूरवार ठहरा रही थी ताकि लोग उसे शाओ की गर्लफ्रेंड समझे। लेकिन वहाँ कॉरिडोर के कैमरा में शाओ यांग के किस करते हुए वाली फुटेज को देख शैन यांग पे बहुत नाराज़ होती है, क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड को उससे छीन रही थी। पर इस बात को साफ इनकार कर यांग कैंपस में आ जाती है, जहाँ नोटिस बोर्ड में उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाली कई सारी तस्वीरें थीं। शाओ और वो साथ मिलकर सारे पेपर्स फाड़ रहे थे। एंड वहाँ से शाओ यांग को लेकर दूसरी ओर आ जाता है, जहाँ जाते वक्त वो जोरों से सबको बता रहा था
कि वो शैन का बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि उसे तो कोई और पसंद है, वो लड़की जिसने उसे असल में प्यार महसूस करवाया। पर तब यांग उसका हाथ छोड़ दूर चली जाती है, क्योंकि वो इतनी ब्रेव नहीं थी कि शाओ के साथ वो दुनिया का सामना कर सके। साथ ही उसे लग रहा था शाओ के साथ होने का मतलब है अपनी बेस्ट फ्रेंड शैन को चीट करना। एंड फिर कई दिन हफ्तों तक शाओ यांग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो उसे इग्नोर करी थी। इवन एक बार तो शाओ टेरेस पे तेज़ बारिश में खड़ा रहता है कि उसे देख यांग बाहर आ जाए। एंड इस सब पलों को याद कर प्रेजेंट वाली यांग एक लेटर लिखती है। दूसरी तरफ पास्ट में शाओ यांग को अपनी फोटोग्राफी एग्जीबिशन के लिए इन्वाइट करता है, पर शाम को वो उसकी खींची हुई फोटो फाड़ देती है ताकि उसे शाओ की याद ना आए। एंड शायद यही इनके प्यार का अंत था, क्योंकि प्रेजेंट में यांग घर से जब स्कूल वापस जा रही थी तो वो गिरकर अनकॉन्शियस हो जाती है। वो ज़रूरत से ज़्यादा भाग चुकी थी, वो भी बिना कुछ खाए पिए। एंड वहाँ गिरने की वजह से शायद वो बॉक्स भी टूट गया था। लेकिन वही उसका बॉयफ्रेंड जिशु उसे हॉस्पिटल लेकर आता है, जहाँ के खुलते ही यांग बॉक्स को ढूंढते हुए उसके साथ घर आ जाती है। एंड उसे प्रूफ करने उस बॉक्स को लेटर पे डालकर 10 मिनट बाद का समय लिख देती है। लेकिन गाइस, इसका कोई भी असर नहीं होता। लेटर हर बार बॉक्स के अंदर ही रहता, क्योंकि वो बॉक्स शायद गिरने की वजह से टूट चुका था। एंड ये सब देख यांग रोने लगती ही है, और दोबारा से उसके आंसू की एक बूंद उस बॉक्स पे गिरी थी। एंड तभी होता है मैजिक। अब वो लेटर अब बॉक्स से गायब होकर सही टाइम पर रूम पे गिरता है, जिसे जिशु को भी बिलीव हो चुका था कि यांग सच कह रही थी। एंड अब दोबारा से यांग उसी इनविटेशन लेटर को निकाल कर पास्ट में भेजती ही है। एंड पास्ट वाली यांग उस लेटर को पर कन्विंस हो चुकी थी एग्जीबिशन में जाने के लिए, यानी पास्ट चेंज हो रहा था। यांग अपने पास्ट सेल्फ से वो काम करवा रही थी जो उसने खुद अपने पास्ट में नहीं किया। एंड उस एग्जीबिशन में पहुंच पास्ट वाली यांग हैरान रह जाती है, क्योंकि शाओ ने पूरे ऑडिटोरियम में सिर्फ और सिर्फ यांग की ही तस्वीरें भरी थी। एंड उसने इन तस्वीरों को तब से खींचना शुरू किया था जब से यांग को इसका आइडिया तक नहीं होता। वो इस सबसे बिल्कुल अनजान थी, पर उन तस्वीरों को देख वो खुश भी थी। लेकिन तभी वहाँ पे शैन आ जाती है। वहाँ वो यांग पे बहुत चिल्लाती है, क्योंकि उसके हिसाब से तो शाओ ने यांग के लिए उसे छोड़ दिया। एंड वह सबके सामने वो यांग को बहुत भला बुरा सुना रही थी, जिसमें शाओ कुछ भी बोल नहीं पाता सिर्फ यांग के लिए। लेकिन तभी यांग और शैन की बाकी दोनों दोस्त भी पहुंचती ही है, जो शैन की असलियत को लेकर आई थी। इधर से वो कभी शाओ की गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, कि वो उसे वन साइडेड लाइक करती थी। एंड जुगाड़ कर उसने शाओ को सेम डॉर्मेट्री में शिफ्ट करवाया, और उसके यहाँ आने से पहले उसने सबको ये कह दिया कि शाओ उसका बॉयफ्रेंड है, ताकि कोई और लड़की उसके करीब जाने का सोचे भी ना। लेकिन जब शाओ खुद यांग के करीब आने लगा तो उसने लैब में रात को यांग को बंद कर दिया। साथ ही साथ उसने वो सब कुछ करने की कोशिश की जिससे वो दोनों अलग हो जाएं। एंड ये बाईजान शाओ उसे भगा देता है। एंड जाते जाते वो बोल कर जाती ही है कि अगर मैं जिसे चाहती हूँ उसकी नहीं हो सकी, तो तुम भी जिसे चाहते हो उसके नहीं हो सकोगे। एंड उस शाम उसकी बेस्ट फ्रेंड शैन यांग को छोड़कर दूर चली जाती है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद सुबह सुबह कॉलेज ग्रुप में एक मैसेज आया था कि शैन सुसाइड करने जा रही है, और ये देख यांग उसे रोकने ऊपर पहुंचती ही है। पर ये सब कुछ शैन का एक प्लान था, जब वो रिवील करती है कि वो कोई सुसाइड वगैरह नहीं करने वाली। वो तो बस एक प्रॉमिस चाहती ही है यांग से कि वो कभी भी शाओ के साथ रिलेशनशिप में नहीं आएगी। एंड ऐसे सिचुएशन को देख यांग उसकी बात मान जाती है। एंड ये सुन वो शाओ पे हंस रही थी कि उसे रिजेक्ट करने की ये सज़ा है। लेकिन वो कहा जाता है ना, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो वापस टेरेस के उस पार आते वक्त उसका पैर फिसलता है एंड वो गिरकर डिसेबल हो जाती है, जो शैन आज तक थी। यानी एक गलत डिसीजन ने उसकी और कईयों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। एंड यांग आज तक खुद को इसका दोषी मानती ही है। इस बात पर जिशु से समझा रहा था इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। एंड वो उसे मोटिवेट करता है दोबारा शुरुआत से अपनी पास्ट सेल्फ को लेटर भेजने के लिए, ताकि इस बार सब कुछ बिल्कुल सही हो सके। लेकिन ये करते ही यांग की प्रेजेंट याद से जिशु हमेशा के लिए मिट जाएगा। एंड गाइस, वहाँ जिशु एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस देता है सिर्फ यांग के लिए। एंड जाते हुए वो यांग से कहता है जब भी उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी वो उसके लिए तैयार होगा। एंड अब यांग एकदम स्टार्ट से सारे लेटर्स पास्ट में भेजती ही है, और पहला लेटर उस दिन पहुँचता है जब शाओ पहली बार गर्ल्स डॉर्मेट्री आया था। और लेटर को पढ़ने के कारण शाओ यांग की पहली मुलाकात बिल्कुल चेंज हो जाती है। एंड ऐसे ही
सारे आगे की मीटिंग्स भी, क्योंकि प्रेजेंट वाली यांग अब पास्ट वाली यांग को सारे लेटर्स के द्वारा खुद शाओ की तरफ जाने के लिए बोल रही थी, यानी कि वो खुद से अप्रोच कर रही थी। क्लासेस बंक कर, बार में ड्रिंक्स छोड़कर, रास्ते में उसका पीछा कर, हर वक्त वो लेटर्स के मुताबिक काम कर पूरे पास्ट को ही चेंज कर देती है। एंड एज अ रिजल्ट वो दोनों साथ आ जाते हैं। एंड जहाँ हर वक्त शाओ यांग के करीब आने की कोशिश करता, वही अब उसका उल्टा था। एंड यांग ही शाओ को परस्यू कर रही थी। एंड दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। लेकिन वही प्रेजेंट में अब इस यूनिवर्सिटी को सुबह तोड़ दिया जाता और प्रेजेंट वाली यांग के पास बहुत कम समय बचा था सारे लेटर्स सही वक्त और सही जगह पर पोस्ट करने का। लेकिन तब भी सारे ऑड्स का सामना कर वो अपना लेटर अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए भेजती ही है, जब वो फेक सुसाइड करने जा रही थी। और वहाँ उस लेटर के ऊपर शैन को रियलाइज़ होता है कि वो कितनी गलत थी। एंड यहाँ पर यांग ने सिर्फ खुद की ज़िंदगी की नहीं बल्कि अपने दोस्तों की ज़िंदगी भी बदल दी। और शैन से पास्ट वाली यांग बिल अपने लेटर्स उसे दिखाती ही है। एंड ये देख वो दोनों समझ चुके थे कि कोई तो है जो उनकी मदद करना चाह रहा है, और माफ़ी मांग उन दोनों में दोबारा से बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ अभी यूनिवर्सिटी टूट चुकी थी और अब सब कुछ पास्ट वाली यांग पर डिपेंड करता था, क्योंकि प्रेजेंट वाली यांग ने तो जो हो सके वो सब कुछ कर लिया था। एंड वही पास्ट में एक इवेंट के दौरान शाओ यांग को प्रपोज करता है बहुत ही बड़े स्केल पे। एंड यांग ये सुन दूर भाग जाती है, क्योंकि इतने लोगों के सामने वो अपने प्यार को एक्सेप्ट करने में घबरा रही थी। पर उसी वक्त वहाँ उसकी बेस्ट फ्रेंड आकर उससे हिम्मत देती है। एंड यांग शाओ के प्यार को वहाँ एक्सेप्ट कर चुकी थी और दोनों वहाँ एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं अब शाओ यांग एक परफेक्ट कपल बन चुके थे जो हमेशा मस्ती करते और इस जिंदगी के सफ़र को एंजॉय करते। एंड क्योंकि अब पास्ट बदल गया था तो फ्यूचर भी बदल जाता है। गाइस, भले ही पास्ट को हम जितना भी क्यों ना चेंज कर लें, पर डेथ वो इनएविटेबल है, यानी मौत को रोका नहीं जा सकता। एंड शाओ प्रेजेंट चेंज होने पर भी लंग कैंसर से मारा गया था और आज उसका फ्यूनरल था, जब हमें पता चलता है भले ही शाओ मारा गया, जैसे पहले भी पहाड़ से गिरने से वो मरा था, लेकिन इस बार उसने ये 10 साल खुलकर जिए जो पिछली बार वो नहीं जी सका था। एंड आज तो उन दोनों का ही बच्चा भी था और फ्यूनरल में यांग हमसे कुछ बातें कह रही थी। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था कि अगर मुझे दोबारा चूज़ करने का मौका मिले तो क्या मैं शाओ को चूज़ करूँगी, क्योंकि 29 ईयर्स में ही मैं विडो हो गई। लेकिन मैं इसका जवाब दूसरी तरह से देना चाहूँगी। तो क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये तो बस एक नई शुरुआत है, क्योंकि एक शख्स ने मुझे मेरे 19 साल की उम्र में एक उम्मीद दी, दुनिया देखने का एक सही नज़रिया दिखाया और मुझे समझाया कि हैप्पीनेस किसे कहते हैं। पर वो आज खुद दूर चला गया। मुझे नहीं पता वो आज मेरे साथ यहाँ पर है या नहीं, लेकिन मुझे एक चीज़ ज़रूर पता है कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार की होती है एंड इसका अंत भी ईश्वर के हाथ में होता है। पर तब भी चॉइस हमारे हाथ में है कि हम इसे फुलेस्ट होकर जिए। एंड उस बंदे ने मुझे इंकरेज किया है ज़िंदगी जीने के लिए, मेरे लिए, उसके लिए और ख़ासकर हमारे बच्चे के लिए। तो आज दिल से मैं शाओ और आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे और हमारे यूथ को बदलने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड यहाँ ये फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है, लेकिन तभी हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है कि जो दुनिया का सफ़र पहले शाओ ने अकेले तय किया था, वो इस बार उसने मरने से पहले यांग के साथ मिलकर किया था। एंड वहाँ उन्हें दोबारा से वही बॉक्स मिलता है, लेकिन इस बार उन्होंने उस बॉक्स को नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी उनकी मेमोरीज जा चुकी थी पुराने पास्ट की। एंड इसलिए वो उस बॉक्स को छोड़ देते हैं। पर वहीं एक दूसरा बंदा इस बॉक्स को खरीद लेता है एंड शायद अब ये उसकी ज़िंदगी में कुछ प्रभाव डाले। एंड यहाँ ये पूरी फिल्म ख़त्म। तो गाइस, अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इस बॉक्स में जादुई शक्ति कहाँ से आई। असलियत में इस बॉक्स की पावर्स का रीज़न है गॉड, क्योंकि आपको याद होगा जब शाओ ने बॉक्स को खरीदा था तब बॉक्स के बिल्कुल पास लॉर्ड बुद्धा की मूर्ति रखी थी। एंड ये एक साफ इंडिकेशन था कि इस बॉक्स के पीछे ईश्वर है, जिन्होंने शाओ की कड़ी मेहनत और सेल्फलेस लव को देख ये बॉक्स उस तक पहुंचाया और उससे यांग तक, ताकि वो 10 साल जो उसने अकेले बिताए एटलीस्ट वो साथ बिता सके। एंड मरने से पहले उसने अपनी ज़िंदगी को जिंदा दिली से जिया। सो गाइस, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी
एंड सिर्फ 1 आवर 38 मिनट्स में ये फिल्म हमसे बहुत कुछ कह कर जाती है। एंड आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर देना, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको ऐसी मूवीज़ और देखनी है तो अभी स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रही होगी उसे तुरंत क्लिक करो। एंड बाकी के लिए आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। आईडी है मिस्टर एलेक्स टो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।